नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विराम चिन्ह के विषय में। साथियों, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी अथवा संस्कृत भाषा में या अन्य भाषाओं में विराम चिन्ह का एक अपना महत्व होता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा एवं कुछ विराम चिन्ह एवं उनके अर्थ और परिभाषा। देखें, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हमें किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे किसी भी वाक्य को अच्छे से समझा और पढ़ा जा सके, जिससे पढ़े या लिखे गए वाक्य का अर्थ अथवा भाव स्पष्ट हो सके। अथवा विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, रोको मत जाने दो। रोको के बाद जैसे ही अल्पविराम का प्रयोग किया गया तो यहाँ अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ पर ना जाने दो की बात की जा रही है। वहीं रोको मत के बाद अल्पविराम का प्रयोग हो जाने के बाद इस वाक्य का अर्थ निकलता है जाने दो, रोको मत। इस प्रकार अब हम देखेंगे इस वीडियो में पूर्ण विराम, अल्पविराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। देखते हैं, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, पूर्ण विराम लगाया जाएगा। सीता विद्यालय जाती है। इस प्रकार वाक्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या के राजपुत्र थे। इस प्रकार के जहां एक से अधिक वस्तुएं दर्शाई जाए या व्यक्तियों के नाम दर्शाए जाए वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला चिन्ह है उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह
तो वहां पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, वरदान या अभिशाप। अगला चिन्ह है अर्धविराम। पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। साथियों ध्यान दें, पूर्ण विराम से कुछ कम समय तथा अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इसके बाद योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन, फिर हम योजक चिन्ह लगाते हैं और फिर लिखते हैं रात, अर्थात दिन रात, रात दिन, राम सीता, सीता राम इत्यादि जो आपस में संबंध दर्शाता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है इसके विषय में देखते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे अध्यापक, चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, तो यहाँ पर कोष्ठक के माध्यम से चिल्लाते हुए स्पष्ट किया गया है। साथियों यह जो कोष्ठक होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पदलोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसके बारे में देखते हैं। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छंदों की मात्राओं को गिनने में किया जाता है या इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह के अलावा गुरु भी कहते हैं। इसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसको बराबर भी कहते हैं। वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छाई, बुराई, आ, बा, इस प्रकार 5 बराबर 5 इत्यादि अनेक प्रकार से हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे या उदाहरण लिख करके हम
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके लिख सकते हैं। फल, सब्जी, दाल, आटा, मसाले आदि। इसके बाद है रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जहां हम कोई शब्द की चूक कर जाते हैं, वहां हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके भूले हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ गया है, वह क्या खा रहा है, आपका नाम क्या है इत्यादि अनेक प्रकार के वाक्यों में जिनमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, वहां अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। यहां पर आप देख रहे हैं अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है, जिसको इंग्लिश में एज या रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। इसके बाद दिया गया है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं या बिंदु अंकित कर देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ लिख करके और शून्य लगा देते हैं, पंडित के लिए पम लिख करके और शून्य प्रदर्शित करके इत्यादि शब्दों को हम ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए माँ के बगल में शून्य लिख देते हैं और प्रा के बगल में शून्य लिख करके छोड़ देते हैं, जिसका भाव मध्य प्रदेश होता है। इत्यादि जो प्रसिद्ध शब्द हैं उन्हीं में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हाय वह मारा गया, आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है इत्यादि। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।